वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। आज हम एक नई और स्किल लेके आए हैं जो कि हमारे माइक्रो टीचिंग का ये जो सेशन चल रहा है उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक नई स्किल है जिसको हम बोलते हैं पुनर्बलन कौशल या री स्किल। इमेजिन करिए कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, टीचर क्वेश्चन कर रहा है, बच्चों ने आंसर दे दिया और टीचर ने कुछ भी नहीं बोला, बस टीचर ने फिर से एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। तो ये कैसी बोरिंग सी क्लास हो जाती है। बच्चे भी उस क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेंगे और शायद टीचर को भी कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ाने में। तो इसी चीज़ को अच्छा बनाने के लिए हम रीइंफोर्समेंट देते हैं। क्लास की जो लर्निंग है, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम रीइंफोर्समेंट देते हैं। लेकिन रीइंफोर्समेंट का काम यहीं तक नहीं होता है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कि ये जो रीइंफोर्समेंट का यूज़ सबसे पहले किया था, ये जो कॉन्सेप्ट दिया था पुनर्बलन का, रीइंफोर्समेंट का, ये किसने दिया था? ये दिया था हमारे B.F. स्किनर ने। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा इनका नाम। बहुत सारी जो परिभाषाएं हैं, वो परिभाषाएं हैं इनके नाम से, B.F. स्किनर। ठीक है, तो स्किनर जी ने ये आपका जो रीइंफोर्समेंट था वो दिया था, इसका कॉन्सेप्ट दिया था। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? री यानी कि दोबारा से, ठीक है, इन्फोर्स यानी कि फोर्स करना। किसी चीज़ को कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसे रेस्पॉन्सेज होते हैं जिसको कि हम चाहते हैं कि वो रेस्पॉन्स हमारे बार बार होते रहें। बट कुछ ऐसे भी रेस्पॉन्स होते हैं क्लासरूम में या टीचिंग में जो कि हम चाहते हैं कि ऐसे रेस्पॉन्स बच्चे ना दें। तो हम रीइंफोर्समेंट के माध्यम से जो रेस्पॉन्स हम चाहते हैं, इट मीन्स जो डिज़ायरेबल रेस्पॉन्स है, जो डिज़ायरेबल हमारा बिहेवियर है, जो हम बच्चों के अंदर वो व्यवहार लेके आना चाहते हैं, तो हम उस व्यवहार को मजबूती कैसे देते हैं? उस व्यवहार को बल हम देते हैं रीइंफोर्समेंट के थ्रू, ठीक है, पुनर्बलन के थ्रू। जब हम बच्चे को किसी भी काम के, दो तरीके के काम होते हैं, एक तो होता है अच्छा काम और एक होता है बुरा काम। ठीक है, मतलब क्लास में जो बिहेवियर होगा बच्चों का या तो अच्छा होगा या गलत होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अब हमको कौन सा बिहेवियर चाहिए बच्चों का? पॉजिटिव, अच्छा वाला व्यवहार। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अच्छे व्यवहार के लिए हम बच्चों को पुनर्बलन देंगे, रीइंफोर्समेंट देंगे। कुछ ऐसे शब्दों का, कुछ ऐसे स्टिमुलस का प्रयोग करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग करेंगे जिससे कि बच्चे के अंदर ये भावना आ जाए कि हाँ, ये काम मुझे करना है। बच्चा अंदर से प्रेरित हो उस काम को करने के लिए, अंदर से मोटिवेट हो उस काम को करने के लिए। और अगर बच्चा कोई गलत काम करता है, कोई गलत व्यवहार करता है, कोई गलत रेस्पॉन्स देता है, तो उस बच्चे को बताना तो पड़ेगा ना, रोकना पड़ेगा कि नहीं, आपको ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो उसको रोकने के लिए हम नकारात्मक रीइंफोर्समेंट देते हैं, पुनर्बलन देते हैं, जिससे कि बच्चे का जो वो व्यवहार है आगे से फिर ना हो, जिसे हम कहेंगे अनडिजायरेबल बिहेवियर। तो दो प्रकार के बिहेवियर हो गए, एक तो डिजायरेबल रेस्पॉन्स हो गए जिससे कि आपका डिजायरेबल बिहेवियर बनेगा, और एक हो गया आपका अनडिजायरेबल बिहेवियर जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो ऐसे बिहेवियर को, जो डिजायरेबल बिहेवियर है, उसको मजबूती देने के लिए हम क्या करते हैं क्लासरूम में? टीचर क्या करेगा? रीइंफोर्समेंट देगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू वो रीइंफोर्समेंट देगा। ठीक है, तो बात आती है कि रीइंफोर्समेंट होता क्या है, कैसे है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। लेकिन किस तरीके से हम रीइंफोर्समेंट देते हैं? ठीक है, रीइंफोर्समेंट दो टाइप का होता है मेनली, सकारात्मक हो गया और एक नकारात्मक हो गया। और भी है, दंड भी है आपका और एक्सटेंट भी है, बट हम यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक की बात करते हैं। सकारात्मक रीइंफोर्समेंट और नकारात्मक यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव हो गया कि जो बच्चे को हम चाहते हैं वैसे शब्द, हम बच्चे को वैसा व्यवहार करवाना, बस व्यवहार करवाने के लिए वैसे शब्द, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिससे कि, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ का प्रयोग करेगा टीचर जिससे कि वो चीज़ बच्चा बार बार करे। अब बात आती है यहाँ पर कि सकारात्मक और नकारात्मक में ये क्या है? शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग और अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग, यानी कि पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट।
ये आपके कंपोनेंट्स हैं कि जब भी आपकी रीइंफोर्समेंट की स्किल माइक्रो टीचिंग में चलेगी तो आपको किन कंपोनेंट्स का ध्यान रखकर आपको अपना प्लान बनाना है। आपको पढ़ाते समय जो रीइंफोर्समेंट देना है तो रीइंफोर्समेंट देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिसमें कि पहला है आपका सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। अब ये सकारात्मक शाब्दिक यानी कि वर्बल, जो जहाँ पर हम शब्दों का प्रयोग करेंगे, कुछ बोल कर रीइंफोर्समेंट देंगे, तो वो हो गया आपका शाब्दिक, ठीक है। और सकारात्मक यानी कि यहाँ पर हम कैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव, जो कि बच्चे को अच्छा लगे। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट किसी को अच्छा नहीं लगता, पॉजिटिव सबको अच्छा लगता है। तो सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग, जैसे कि मान लीजिए बच्चा कुछ भी काम ऐसा कर रहा है, किसी चीज़ का उसने आंसर दिया, हमने कोई क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने आंसर दिया, तब हम क्या कहेंगे, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, कीप इट अप। तो इस तरीके के जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं उनका हम प्रयोग करेंगे, जिससे कि बच्चा फिर हमें बार बार आंसर देने की कोशिश करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। अब अशाब्दिक कैसे होगा, यहाँ पर हम शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, नॉन वर्बल, यहाँ हम शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अपनी क्रियाओं के द्वारा, अपनी भाव भंगिमाओं के द्वारा, अपने एक्सप्रेशंस के द्वारा, अपने हाथ पैरों के द्वारा हम उस बच्चे को ये बता सकते हैं कि वो जो उसने व्यवहार किया है वो व्यवहार हमारा सही है, या वो जो उत्तर उस बच्चे ने दिया है वो उत्तर उसका सही है। जैसे मैंने ये थंब दिखाया, इट मीन्स यस, गुड, या मैंने सिर हिला दिया, या मैंने क्लैपिंग की। तो ये क्या है, यहाँ पर मैंने शब्द नहीं बोले, लेकिन बच्चे को समझ में आ जाएगा कि वो जो उसने आंसर दिया वो आंसर उसका सही था। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। तो ये दो प्रयोग करना आ ही गया होगा, समझ में आ गया होगा। क्लासरूम में आपके टीचर्स भी आपके जब आप छोटे होंगे या पढ़ते होंगे तब आपको रीइंफोर्समेंट तो मिलता ही होगा, ठीक है। लेकिन ये रीइंफोर्समेंट देना भी एक आर्ट है, एक स्किल है कि आपको कहाँ पर किस प्रकार का रीइंफोर्समेंट देना है और किस किस तरीके से आप रीइंफोर्समेंट दे सकते हो। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है एज अ इफेक्टिव टीचर लर्निंग प्रोसेस के लिए, एज अ गुड टीचर। नेक्स्ट आ गया आपका नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। नकारात्मक, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए बच्चे ने कोई गलत आंसर दिया, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, या आप कह सकते हैं आपने बिल्कुल सही आंसर नहीं दिया है, सही उत्तर नहीं दे पाए। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, नहीं, बैठो, ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं, आप बैठिए। तो बच्चा समझ जाएगा कि मैंने जो आंसर दिया वो ठीक नहीं है। या आप कह सकते हैं कि अच्छी कोशिश थी लेकिन आप दोबारा से कोशिश करिएगा ताकि आप सही उत्तर दे पाओ। नकारात्मक पुनर्बलन देते समय आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि बच्चा आपके जो भी शब्द आप बोल रहे हो या जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो नेगेटिव में, वो बच्चे को हर्ट ना हो, वो बच्चे को इतनी बुरी ना लग जाए जिससे कि बच्चा फिर आगे से आपको उत्तर देने की कोशिश ही ना करे, या बच्चा मोटिवेट ही ना रह पाए कि मुझे आंसर देना है, ठीक है। या आपको उसको डराना नहीं है, आपको उसको गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आपको ये नहीं कहना कि बेवकूफ़ हो तुम, या बेवकूफ़, मूर्ख, तुम तो मूर्ख हो, तुम पे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना। आपको केवल बच्चे को ये एहसास दिलाना है कि अपने शब्दों के माध्यम से या आप नॉन वर्बल तरीके से भी बच्चे को ये एहसास दिलाना है कि आपने जो आंसर दिया वो सही नहीं है। यहाँ पर आपका व्यवहार भी नॉर्मल रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग, नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। तो नकारात्मक अशाब्दिक क्या होगा, जैसे कि ये जो इशारे हैं, ये आप आंखें भी अपनी बड़ी कर सकते हो, तो आपने सिर भी हिलाया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे
मेरे एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा होगा, या मेरे जो हाथों की एक्टिविटीज़ है उससे भी आपको पता लग रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये चीज़ बच्चे भी समझ जाते हैं। बच्चे भी हमारे को देख के, टीचर को देख के और समझ जाते हैं कि उन्होंने जो आंसर दिया वो सही नहीं है। तो ये हो गया हमारा नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वाक्य। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। दूसरा है आपका नकारात्मक, सॉरी ये भी हो गया, अशाब्दिक भी हो गया। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के उत्तरों की पुनरावृत्ति एवं पुनर्व्याख्या, रिपीटिंग एंड रीफ्रेजिंग द स्टूडेंट्स। ये भी बच्चे को मोटिवेट करना, ये भी एक पुनर्बलन ही है, जिससे कि आप बच्चे को मोटिवेट कर सकते हो आगे उस व्यवहार को करने के लिए। कौन सा व्यवहार? कि बच्चा जल्दी से पढ़े और उस चीज़ का आंसर दे, जल्दी से आंसर दे। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे बच्चे ने सही उत्तर का आंसर, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर सही दे दिया, सही उत्तर दिया, तब टीचर वहाँ पर क्या करेगा, या तो वो खुद उस चीज़ को रिपीट करेगा, पुनरावृत्ति करेगा उस आंसर की, या वो किसी दूसरे बच्चे से भी करवा सकता है कि कहेगा कि बिल्कुल सही बेटा, आपने सही जवाब दिया, आप बताएं। किसी दूसरे बच्चे से कह सकता है कि ज्योति आप बताओ कि जो सीमा ने क्या आंसर दिया था, तो वो ज्योति उसी आंसर को दोहराएगी। तो यानी कि बच्चा बहुत खुश हो जाएगा, सीमा बहुत खुश हो जाएगी कि भाई मैंने जो आंसर दिया, मैम उस आंसर को किसी दूसरे बच्चे से भी बुलवा रही हैं, इसका मतलब मैंने सही आंसर दिया। ठीक है, समझ रहे हैं आप? उस चीज़ की, उस आंसर की रिपीटिंग होनी चाहिए, पुनरावृत्ति होनी चाहिए। टीचर भी उस चीज़ को रिपीट कर सकता है कि आपने जो आंसर दिया, आपने ये बोला, इसका उत्तर ये सही था। पुनर्वाक्य मतलब रिफ्रेजिंग का मतलब कि थोड़ा सा उस चीज़ को और एक्सप्लेन करके टीचर बताए, थोड़ा सा उस चीज़ को और एक्सप्लेन करके टीचर बताए उस आंसर को कि भाई ये आंसर इसीलिए सही था। ठीक, जैसे मैं पूछूं कि टमाटर का रंग, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, तो बच्चे ने बोल दिया कि पिगमेंट के थ्रू होता है। ठीक है, कौन सा पिगमेंट है, उसने मान लीजिए नाम भी बता दिया, ल्यूकोपिन। अब उसने आंसर सही दिया कि टमाटर का जो रंग होता है वो लाल होता है ल्यूकोपिन पिगमेंट के कारण। अब मुझे उसकी और व्याख्या थोड़ी सी कर देनी है उसके आंसर की कि भाई टमाटर का रंग, बहुत सही बोला उसने, टमाटर का रंग लाल होता है ल्यूकोपिन पिगमेंट के कारण। एक्चुअली क्या होता है कि टमाटर, पहले आपने देखा होगा, हरे रंग का होता है जब कच्चा टमाटर होता है तो, और जब वो टमाटर पकता चला जाता है तो जो क्लोरोफिल का पिगमेंट होता है वो ल्यूकोपिन में बदल जाता है, उसमें क्लोरोफिल की जगह ल्यूकोपिन का जो पिगमेंट है वो आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने उसको आंसर को और एक्सप्लेन कर दिया, रिफ्रेजिंग कर दिया दोबारा से, या आप क्या है पुनरावृत्ति, आप दूसरे बच्चों से भी पूछ सकते हो, आप दोबारा से मैं भी उसको रिपीट कर सकती हूँ एज ए टीचर, प्यूपल टीचर, मैं भी रिपीट कर सकती हूँ, या जो मेरे स्टूडेंट बैठे हुए हैं मैं उनसे भी रिपीट करवा सकती हूँ। इससे बच्चे के अंदर मोटिवेशन आएगा। नेक्स्ट है हमारा विद्यार्थियों के सही उत्तरों को श्याम पट्टे पर लिखना। इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप लोगों ने शायद कभी नोटिस भी किया होगा कि आपके आंसर को अगर टीचर ने सबके सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखा तो कितना सर ऊंचा हो जाता है बच्चे का। बच्चा बहुत खुश हो जाता है कि टीचर ने मेरे आंसर को ब्लैक बोर्ड पर लिखा, तो उससे बच्चे को मोटिवेशन मिलता है, उससे बच्चा बहुत खुश हो जाता है और फिर दोबारा आंसर देने की कोशिश करता है। वो क्या करेगा फिर क्लासरूम में, यहाँ पर व्यवहार कैसे परिवर्तित होगा कि बच्चा जो भी टीचर पढ़ा रहा है उस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनेगा। क्यों? क्योंकि उसे आंसर देना है, और आंसर देने के बाद क्या चाहिए उसको रीइंफोर्समेंट चाहिए। और किस तरीके का रीइंफोर्समेंट चाहिए? उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट चाहिए, जिससे कि क्लास में उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी, जिससे कि उसका जो मनोबल है वो बढ़ेगा, जिससे कि उसका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है। तो मैंने बताया था आपको शुरू में ही कि जो रीइंफोर्समेंट होता है उसका हम लोगों के व्यवहार पर, व्यवहार के निश्चित होने पर, मतलब किस तरीके का व्यवहार है वो बनने का बहुत इफेक्ट पड़ता है रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड पर मैंने लिख दिया आंसर, बच्चा खुश हो गया। अब बच्चा दोबारा फिर से पढ़ाई करेगा, अच्छे से समझेगा चीज़ों को और फिर से आंसर देगा। नेक्स्ट है पुनर्वलन का सभी के लिए प्रयोग।
यूजिंग रीइंफोर्समेंट फॉर ऑल, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसा ना हो कि एक बच्चा अगर आंसर दे रहा है तो बस आप उसको ही रीइंफोर्समेंट देते जा रहे हो, लेकिन जो आपको पुनर्बलन देना है, मान लीजिए एक बच्चे ने बहुत सारे सही आंसरों का सही सही जवाब दिया, बहुत सारे प्रश्नों का, सॉरी गलत बोल रही हूँ मैं, आंसरों का, बहुत सारे क्वेश्चंस का उसने सही आंसर दिया है, तो आप ऐसा नहीं है कि केवल उसी को रीइंफोर्समेंट दोगे, बाकियों को जिसने थोड़ा किसी एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया, किसी दूसरे ने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया, तो ऐसा ना हो कि आप उसको इग्नोर कर दो, आप उसको पुनर्बलन ना दो। ये जो पुनर्बलन देने की प्रक्रिया है, ये आपके पूरे क्लासरूम में होनी चाहिए, ठीक है, मतलब सारे बच्चों के लिए होनी चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए नहीं होनी चाहिए, किसी एक इंटेलिजेंट बच्चे के लिए ही नहीं होनी चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर थोड़े से बैकवर्ड बच्चे के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये जो रीइंफोर्समेंट की क्रिया है वो हमारी सभी बच्चों के, क्लासरूम में उपस्थित जितने भी बच्चे हैं सबके लिए प्रयोग में लानी चाहिए। टीचर का तो काम है कि हर बच्चे से क्वेश्चंस के आंसर निकलवाए, हर बच्चे को मोटिवेट करे कि आंसर आपको किस तरीके से देने हैं, हर बच्चे को थोड़ा थोड़ा क्लू दे कि आप इसका आंसर बताओ, इसके ये होता है, ठीक है। तो मेरा जो नेक्स्ट है कंपोनेंट वो यही है, अतिरिक्त शाब्दिक संकेत, यानी कि एक्स्ट्रा वर्बल क्लूज। तो उसमें क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चा आंसर दे तो रहा होता है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं जो आंसर दे रहा हूँ वो आंसर मेरा सही है या गलत है। तब क्या करना है आपको, अपना गेस्चर के थ्रू, मतलब आप थोड़ा सा अपना एक्टिविटी के थ्रू, जैसे ऐसे ऐसे करते हैं ना हम लोग कि हाँ बताओ बताओ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो तुम, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ हाँ, आहा, ओ हो, यस यस, इस तरीके से हम बोलेंगे तो हमारा जो गेस्चर भी उसमें यूज हो गया टीचर का, और हमारे जो शब्द हैं वो भी यूज हो गए, हमने प्रॉपर शब्द नहीं उसमें यूज किया कि यस, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी नाइस, इस तरीके से हमने यूज नहीं किया, बल्कि हमने उसको कुछ संकेत दिए, कुछ शाब्दिक संकेत दिए, जिससे कि बच्चे को ये समझ में आ जाए कि हाँ मैं जो आंसर दे रहा हूँ वो सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो आंसर दे रहा हूँ वो सही है। तो ये होते हैं हमारे शाब्दिक संकेत, अतिरिक्त शाब्दिक संकेत जैसे हम कहेंगे कि आहा, या, तो इस तरीके से मैंने मतलब ये हाथ भी चलाए अपने, एक्सप्रेशंस भी दिया, मेरी आंखें भी ये बता रही हैं कि हाँ आप जो आंसर दे रहे हो वो सही दे रहे हो, ठीक है, मैंने स्माइल कर दिया, आप जो आंसर दे रहे हो वो सही दे रहे हो। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे जो रीइंफोर्समेंट की स्किल है उसको बढ़ाते हैं, मजबूत करते हैं। इसके साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है रीइंफोर्समेंट देते समय, कि रीइंफोर्समेंट जो है वो आपको एक लेवल उसका पता होना चाहिए कि किस आंसर पर, किस तरीके का जो क्वेश्चन है उसका आंसर बच्चे ने दिया, तो उस पर आपको किस प्रकार का रीइंफोर्समेंट देना चाहिए। जैसे कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े सिंपल से होते हैं, ठीक, क्लासरूम में आप गए, आपने थोड़ा सा पढ़ाया, फिर उसके बाद पूछा, तो बड़े सिंपल सिंपल से उसके आंसर हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, जर्नल क्वेश्चन है, उसके आंसर बच्चे ने दिए, तो उस पर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छे से एक्सीलेंट, वेरी गुड, या आपको क्लैपिंग करनी हो, नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके का जो प्रश्न पूछ रहे हो वो कितना कठिन है, उस बच्चे के लेवल के हिसाब से कितना कठिन है। तो जितना ज़्यादा कठिन आपका क्वेश्चन होगा, मान लीजिए आपका उस बच्चे ने उस तरीके का कठिन क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया, तब आपको उस बच्चे को बहुत अच्छे से मोटिवेट करना है रीइंफोर्समेंट के द्वारा। तब आप उसके पास जाइए, ताली बजाइए, उसकी पीठ थपथपाइए, या पूरे क्लास में उसके लिए क्लैपिंग करवाइए अगर उसने बहुत कठिन क्वेश्चन का आंसर दिया है तो। और एक जो जर्नल क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आपको बोलना है वेरी गुड, गुड, ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ वो किस लेवल का है, उसी लेवल के हिसाब से आपको बच्चे को पुनर्बलन देना है। तो मेरे ख्याल से
यहाँ पर आपकी जो रीइंफोर्समेंट की जो स्किल है, उसके जो कंपोनेंट्स है वो समझ में आ गए होंगे। इम्पॉर्टेंट है, आपकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेरी आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग मुझे रीइंफोर्समेंट नहीं देते हो, आप लोग मुझे मोटिवेट नहीं करते हो, आप लोग लाइक नहीं करते हो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप लोग शेयर नहीं करते हो। तो वो मुझे भी बहुत ज़रूरत होती है रीइंफोर्समेंट की, ताकि मुझे भी एक क्लू मिले कि हाँ, मुझे आगे वीडियोस बनानी है या नहीं बनानी है। तो अगर आपको ये सेशन मेरा, ये क्लास मेरी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट भी बहुत ज़रूरी होते हैं। कोई भी चीज़, अगर किसी भी चीज़ में आपको डाउट है तो आप उसके लिए कमेंट करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। देखते रहिएगा